हेलो बच्चों, अब देखिए एक प्रश्न और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ MSD 7 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा से। इसी का मैंने एक प्रश्न मॉर्निंग में आप लोगों को शेयर करा हुआ है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा और संप्रेषण। भाषा और संप्रेषण ये आपका है MSD 7 की जो पहली वाली बुक है, उसमें से मैं आपको लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन भी पेपरों में काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाषा का एक आंतरिक पक्ष होता है और भाषा का एक बाह्य पक्ष होता है। भाषा का जो आंतरिक पक्ष है, भाषा एक रचना है। भाषा की व्याकरणिक रचना मन के जटिल भागों को एक दूसरे पर प्रकट करने में सहायक है। इस दृष्टि से विचारों की अभिव्यक्ति यानी संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा की संरचना साधन का काम करती है। ये हमने जाना भाषा का एक जो आंतरिक पक्ष है। भाषा का बाह्य पक्ष, भाषा का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ ही भाषा के संप्रेषण का प्रयोजन है। यह भाषा का अर्थ पक्ष है। अर्थ के संदर्भ में हम सूचनाओं के आदान प्रदान में योगदान करते हैं। जनसंचार तथा दूरसंचार के माध्यम से व्यापक संप्रेषण संभव हो पाया था। भाषा के कार्य को केवल शब्दार्थ या वाक्यार्थ तक सीमित नहीं कर सकते हैं। संप्रेषण का दायरा भाषिक अर्थ से ज़्यादा विस्तृत है। हमारी संस्कृति, साहित्य और वाङ्मय आचार विचार और संप्रेषण की प्रक्रिया से ही संभव है, सुरक्षित है। मनुष्य का प्रारंभिक संप्रेषण व्यक्तिशः होता था। प्रायः दो लोगों की बातचीत, सामूहिक चर्चा तथा यदा कदा अपने वर्ग को संबोधित करना संप्रेषण के रूप थे। आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आई। संचार के साधनों ने संप्रेषण का स्वरूप ही बदल दिया। अब हम व्यक्तिशः संप्रेषण से हटकर आ गए हैं जनसंचार के युग में। जनसंचार वास्तव में जनता के व्यापक संप्रेषण का दूसरा नाम है। इस तरह संचार और संप्रेषण दोनों एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह जुड़ा है। तो दोस्तों, हमने ये जाना भाषा और संप्रेषण में क्या संबंध है और भाषा को किस प्रकार समझा और संप्रेषण को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो हमने जाना कि जो संप्रेषण और भाषा है वो दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह जुड़े हुए हैं। इतना आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। तो इससे मैंने आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना रखा है। संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके तकनीकी और सामाजिक पक्षों पर विचार कीजिए। जो ये क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार पेपरों में पूछा गया है। संप्रेषण एक परस्पर क्रिया है जिसमें एक पक्ष संदेश का संप्रेषण करता है और जो दूसरा पक्ष है उसे ग्रहण करता है। संप्रेषण हर जीवित प्राणी का गुणधर्म है। तो उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि कभी भी हेल्प बुक का सहारा ना लेना। हेल्प बुक का सहारा लेकर आपका जो एम है वो इतना है कि आपको अपनी परीक्षा पास करनी है। अगर आपको डिटेल में कोई चीज़ पढ़नी है या डिटेल में किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आपसे अनुरोध करूँगी, किताबों को पढ़ा करो, इग्नो के मॉड्यूल पढ़ो। आपके लिए जो प्रश्न बनाए गए हैं वो इग्नो के मॉड्यूल से बनाए गए हैं और इग्नो के मॉड्यूलों को आप लोग पढ़ेंगे तो आप कोई भी परीक्षा आसानी से कर सकते हैं, उसमें अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमने उदाहरण के तौर पर देखा कि जो चींटियां हैं, चींटियां कैसे अपने साथ की अन्य चींटों को संप्रेषण के द्वारा किस प्रकार से संप्रेषण करती हैं। चींटियां गंध के द्वारा अपने समाज के अन्य प्राणियों को शिकार या खाद्य पदार्थ या शत्रु का संदेश देती हैं। उसके बाद देखिए, मधुमक्खियों को आपने देखा, मधुमक्खियाँ नाच द्वारा संदेश संप्रेषित करती हैं। घोड़ा, कुत्ता आदि जानवर ध्वनियों के माध्यम से संप्रेषण करते हैं, लेकिन इनका जो संप्रेषण है
व तथ्य के हिसाब से, परिवेश के हिसाब से तथा कला की दृष्टि से अति सीमित है। इनके मुकाबले मनुष्य की भाषा उन्नत और जटिल संप्रेषण व्यवस्था है, जो काल परिवेश की सीमाओं के बाहर जटिल से जटिल विषयों के प्रतिपादन में सक्षम है। तो आपने इतना समझा। उसके बाद हम देखते हैं मानव के संप्रेक्षण के संदर्भ में भी दो पहलू हैं। मनुष्य दो प्रकार से संप्रेक्षण करता है। पहला होता है भाषिक संप्रेषण और दूसरा है भाषा इतर संप्रेक्षण। भाषिक संप्रेक्षण को हम जानेंगे। इसमें हम उच्चरित या लिखित भाषा के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। भाषा इतर संप्रेषण, इसमें मनुष्य इंगित हाव भाव के माध्यम से अपने विचार संप्रेषित करते हैं। संप्रेषण के दोनों माध्यम परिपूरक भी हो सकते हैं, यानी व्यक्ति दोनों का एक साथ उपयोग भी कर सकता है। मानवों के संप्रेषण का एक अन्य आयाम स्थानापन्न संप्रेषण है। मूक बधिर व्यक्तियों की संकेत भाषा और व्यापारी आदि की गुप्त भाषा आदि वास्तव में मानव की उच्चरित या लिखित भाषा के प्रतिरूप हैं। इस संदर्भ में बच्चों हम कह सकते हैं कि जो उन्नत संप्रेषण व्यवस्था का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है मानवों की भाषा। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि भाषा संप्रेषण का सबसे अच्छा माध्यम है। भाषा की परिभाषा देते हुए कहा जाता है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, यानी भाषा के इस्तेमाल में वक्ता और श्रोता ये दोनों पक्ष अनिवार्य होते हैं। तो इतना हमने जाना, जो हमारा प्रश्न है इतना हमने जाना कि संप्रेषण का अर्थ हमने स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। आगे को हम उसके तकनीकी और सामाजिक पक्षों पर विचार करेंगे। आप लोग पूरे वीडियो के साथ बने रहेंगे, ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे संप्रेषण का तकनीकी पक्ष। संप्रेषण को समझने के लिए कोड शब्द को समझना आवश्यक होगा। कोड को समझने के लिए हमें मोर्स कोड से परिचित होना अत्यंत जरूरी है। इसके लिए पहले हम जानेंगे कि मोर्स कोड होता क्या है। मोर्स कोड संदेश भेजने की एक पद्धति है। इसकी रचना सैमुअल मोर्स ने 1840 के दशक के आरंभिक वर्षों में विद्युत टेलीग्राम के माध्यम से संदेश भेजने के लिए भी की थी। बाद में 1890 के दशक में मार्स कोड का उपयोग रेडियो संचार के आरंभिक दिनों में हुआ। इसमें अंग्रेजी के अक्षरों के लिए ध्वनि संकेतों का प्रयोग कर मोर्स के चिन्ह निर्मित किए जाते हैं। अंग्रेजी वर्तनी को चिन्हों में बदलने की प्रक्रिया को कोडबद्ध करना कहते हैं, इन कोडिंग, और प्राप्त ध्वनियों के मूल शब्दों को पहचानने की क्रिया को कोड खोलना कहते हैं। भाषा के मुकाबले कोड शब्द का प्रयोग इसी कारण सार्थक है कि हम इस कोड का प्रयोग किसी भी भाषा के लिए कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की होती है बच्चों कि हम संदेश को किन नियमों से कोडों में बांधें। अगर व्यक्ति उन नियमों से अपरिचित होता है तो वह संदेश तक नहीं पहुंच सकता है। तो यहाँ पर हम यह निश्चित करते हैं कि जो उच्चरित ध्वनियों से बने प्रतीकों यानी शब्दों को किन व्याकरणिक नियमों के संदेश के संप्रेषण के लिए कोड व्यवस्था का रूप लेते हैं। भाषा बोलते समय हमारे मन में विचार हैं जो संप्रेषणी संदेश हैं। इन्हें हम किन्हीं नियमों के अधीन भाषिक उक्तियों के रूप में व्यक्त करते हैं। इस कोडबद्ध करने की प्रक्रिया, इसे ही कोडबद्ध करने की प्रक्रिया कहते हैं। इस तरह से वक्ता और श्रोता दोनों कोड के संसाधन द्वारा संदेश देने और लेने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। जैसे आप जानेंगे, एक तार बाबू कोड पहचान कर संदेश लिख देता है।
अंतर यही है कि जो तार का संदेश है वो संदेश काफ़ी सरल रचना है। भाषा के स्वाभाविक संप्रेषण की रचना बहुत जटिल होती है, जिसे हम आगे की को जानने की कोशिश करेंगे। संप्रेषण की स्थिति में कोड में व्यवधान भी आ जाता है, जो संदेश को समझने में बाधा पहुंचाता है। व्यवधान का एक सरल समझ में आने वाला उदाहरण है वर्तनी का दोष। कभी एक गलती भी हो तो संदेश को समझने में बहुत कठिनाई होती है। अगर हमें जो भी संदेश मिल रहा है, अगर उस संदेश का पूर्वानुमान में कोई अंदाजा हो तो संदेश को आसानी से समझ लेते हैं। यह भी संप्रेषण के संसाधन की एक प्रक्रिया है। भाषा में हर स्तर पर ऐसे व्यवधान की संभावना रहती है। जैसे कहाँ रहती है उसे हम लोग जानेंगे। तो देखिए, उच्चारण, वाक्य विन्यास, शब्द प्रयोग और शैली। व्यक्ति जब तक भाषा का सही प्रयोग ना करे तो भाषा के माध्यम से संप्रेषण सफल नहीं होता है। इसलिए भाषा शिक्षणविद भाषा के सहज संप्रेषण पर बल देते हैं। तो ये हमने जाना संप्रेषण का तकनीकी पक्ष। तो देखिए, संप्रेषण की दृष्टि से व्यवधान हम देखेंगे। संप्रेषण की दृष्टि से व्यवधान दो तरह से होते हैं। एक होता है माध्यम का व्यवधान और दूसरा होता है कोड का व्यवधान। जानेंगे माध्यम के व्यवधान में क्या होता है। इस व्यवधान को हम भौतिक अर्थ में शेर भी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि अगर दो व्यक्ति एक बाजार में खड़े हैं और आपस में बात कर रहे हैं तो उन्हें दूसरे की बात को समझने में कठिनाई हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि चारों तरफ शोरगुल का वातावरण है। तो यहाँ पर शोरगुल के कारण उनको एक दूसरे की बात को समझने में परेशानी हो रही है। तो उनका जो कोड है उसमें कोई भी दोष नहीं है। कोड का व्यवधान, ये तो माध्यम का व्यवधान हो गया। दूसरा हम जानेंगे कोड का व्यवधान। दूसरी स्थिति वर्तनी दोष, वाक्य संरचना दोष आदि हैं जो कोड को भी प्रभावित करते हैं। इन्हें हम कोड का व्यवधान कहेंगे। संप्रेषण का सामाजिक परिप्रेक्ष्य हम अब जानेंगे कि संप्रेषण का सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि जनजातियों की जो भाषाएं और विकसित होती हैं, यह भी जाना जाता है कि उनकी भाषा का कोई व्याकरण नहीं होता है। यह एक भ्रमपूर्ण कथन है। हम संप्रेषण के संदर्भ में जानते हैं कि हर भाषा या बोली अपने में स्वयंपूर्ण व्यवस्था होती है। यह भी हम जानते हैं कि भाषा एक कोड है और उसके संकोडीकरण और विकोडीकरण में निश्चित व्यवस्था होती है। अगर कोड नियमबद्ध ना हो तो किसी भी भाषा में संप्रेषण संभव नहीं हो सकता है। विकसित भाषा और अविकसित भाषाओं में अंतर व्याकरणिक व्यवस्था के कारण न होकर संप्रेषण के अन्य साधनों के कारण होता है। विकसित भाषाओं में हम भाषा के परिमार्जन की योजना बनाते हैं और भाषा में काम करने के लिए सहायक संदर्भ, ग्रंथ और साधन जुटाते हैं। समाज भाषा वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को कोड की संज्ञा देते हैं। कोड विस्तार की संज्ञा पर विविध विषयों में भाषा में काम करने के लिए परिभाषित शब्द बनते हैं और अभिव्यक्तियों का भंडार एकत्र होता है। इन्हीं सहायक सामग्रियों को हम शब्दकोश, व्याकरण आदि संदर्भ ग्रंथों के रूप में उपलब्ध कराते हैं। इस पर यह कहा जा सकता है कि विकसित और मौखिक भाषाओं के अंतर कोड व्यवस्था के कारण नहीं है, बल्कि कोड विस्तार की प्रक्रिया के कारण होता है। यह बात सही है कि लेकिन भाषाओं में लेखन का जो दीर्घकालीन परंपरा होती है उसमें कोड विस्तार संभव हो पाता है, जबकि भाषा की भाषिक परंपरा में कोड विस्तार संभव नहीं हो पाता। इस तरह भाषा के क्षेत्र में लेखन की व्यवस्था के कारण ज्ञान राशि जुड़ती गई। उसी तरह सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित समाज में ज्ञान का भंडार जुड़ता गया। यह ज्ञान राशि यानी बॉडी ऑफ नॉलेज विकसित भाषाओं का प्रमुख अभिलक्षण है। धर्म दर्शन के ग्रंथ, हजारों वर्षों से संचित साहित्यिक
चिकित्सा, विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विविध अध्ययन क्षेत्र में उपलब्ध वाङ्मय हर विकसित समाज में सांस्कृतिक धरोहर है। इस ज्ञान राशि की उपलब्धि में उस संस्कृति के लिखित संप्रेषण का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विकसित भाषाओं में कोड विस्तार और ज्ञान विस्तार साथ साथ चलते हैं, जबकि कम विकसित समाजों में कोड और वाङ्मय का प्रभाव क्षेत्र सीमित होता है। इस दृश्य से संप्रेषण, विशेषकर लिखित संप्रेषण, समाज और संस्कृति के विकास के प्रमुख कारण हैं। तो बच्चों देखिए, जो ये प्रश्न और इसका उत्तर आपका बनाया गया है, काफ़ी मेहनत से एक एक लाइन को पढ़ के आप लोगों के लिए बनाया गया है। आशा करती हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे और अगर आपके पेपरों में ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसका काफ़ी सरलता से, अच्छी तरह से इसके उत्तर को लिख सकते हैं। मुझे आप लोगों से आशा है आगे को मैं हर एक यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों की अच्छी तरह से तैयारी हो। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोग बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और जिन बच्चों तक मेरा चैनल नहीं पहुंचा है आप उनकी भी मदद करें ताकि उनको भी सहयोग मिल सके। और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ बनी रहेंगी। कोई भी तैयारी आपको यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी या किसी भी प्रकार की हिंदी से रिलेटेड कोई भी तैयारी आप लोग को करनी है बच्चों, तो आप लोग निश्चिंत होके कह सकते हैं, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।